नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले कई वीडियो में हमने कई सीटों को लेकर विश्लेषण किया है, लेकिन आज हम पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस सीट पर चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बिहार की राजनीति में अब भूमिहार समुदाय जो है वो अपने वर्चस्व वाली सीटों पर फिर से कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा हुआ है और उसी को लेकर उनकी नजर पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर भी पड़ गई है। आपको मालूम होगा कि राधा मोहन सिंह, जो कि बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं, के पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभी पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर सांसद हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं, लेकिन पिछले 6 बार वो इस सीट पर सांसद का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। राजपूत समुदाय से आने के बावजूद पूर्वी चंपारण की सीट पर उनका जो जीत है वो बता रहा है कि वो किस प्रकार से इन क्षेत्रों में अपना वर्चस्व जमा चुके हैं। लेकिन अब भूमिहार समुदाय की जो नजर है वो उत्तर बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर टिक गई है और उसी में से एक सीट है पूर्वी चंपारण लोकसभा की सीट, यानी कि मोतिहारी लोकसभा की सीट। इस सीट की बात करें तो अब जो भूमिहार समुदाय के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने ये बात कह दिया है कि भूमिहार बहुल सीटों पर राजपूत नेता उनको नहीं चाहिए और ऐसे में उन्होंने महागठबंधन और एनडीए दोनों को ये साफ तौर पर हिदायत दे दी है कि अगर भूमिहार बहुल सीटों पर राजपूत समुदाय के नेताओं को टिकट दिया गया तो फिर आप समझ लीजिए कि परिणाम क्या होगा। देखिए, अगर बात करें पूर्वी चंपारण सीट की तो 2019 में यहां पर राधा मोहन सिंह ने अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे, कांग्रेस के जो अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे आकाश सिंह को चुनाव में शिकस्त दी। उसके पहले 2014 में आरजेडी के टिकट पर उतरे विनोद श्रीवास्तव को हराया। उससे पहले 2009 में खुद अखिलेश सिंह भी राधा मोहन सिंह से चुनाव हार गए। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि मौजूदा अभी कांग्रेस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 2004 में इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे आरजेडी के टिकट पर। तो यह सीट जो है अपने आप में बता रही है कि यहाँ पर लड़ाई जो है दमखम के साथ होती है और अगर बेहतर उम्मीदवार दिए गए और जिस प्रकार के जातीय समीकरण है उसको भेदने में कामयाबी मिल गई तो फिर इस सीट पर कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। अब हम आपको एक और बात बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम ये बताएं कि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण क्या कहते हैं, तो जातीय समीकरण ये कहते हैं कि यहाँ पर वैश्य और अति पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है। उसके बाद इस सीट पर भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी है। राजपूत समुदाय की आबादी लगभग 1 लाख है, जबकि वहीं भूमिहार ब्राह्मण की आबादी लगभग 3 लाख के आसपास है। तो इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पर बीजेपी को लगातार क्यों जीत मिलती आ रही है, क्योंकि एक तो भूमिहार ब्राह्मण उनके कोर वोटर और राजपूत समुदाय के नेता राधा मोहन सिंह जैसे बड़े कद वाले, तो आसानी से उनको इस सीट पर हराना किसी के लिए उतना आसान नहीं होने वाला। वैश्य वोटर भी उनके समर्थन में आ जाते हैं, अति पिछड़े में भी सेंधमारी हो जाती है। लेकिन इस बार का खेला क्या होगा? इस बार बहुत लोग उम्मीदवारी देने की तैयारी में हैं और महागठबंधन से 3 नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। अगर नहीं लड़ेंगे तो उनके जगह पर इस सीट पर कौन लड़ेगा, ये भी लोग अभी से कयास लगा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि महागठबंधन से जो 3 नाम इस सीट पर चल रहे हैं दावेदारी को लेकर, उसमें सबसे पहला नाम तो आकाश सिंह का ही है। वही आकाश सिंह जो पिछली बार 2019 में महागठबंधन से रालोसपा के टिकट पर राधा मोहन सिंह के खिलाफ उतरे थे, लेकिन उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी। अब अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके पिता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं,
कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, तो मोतिहारी सीट पर एक बार फिर से वो दावा ठोकेगी। और इस बार उसका ये जरूर कहना होगा कि एक तो भूमिहार ब्राह्मण का बहुलता इस सीट पर राजपूत से अधिक है, इसके अलावा अन्य अति पिछड़े वोटरों में भी सेंधमारी की बात की कर रही है। तो कांग्रेस के तरफ से एक बार फिर से इस सीट पर दावेदारी है और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के बेटे आकाश सिंह को ही मैदान में उतारने का चर्चा चल रहा है। लेकिन पिछली बार करारी हार मिली थी, तो महागठबंधन और भी कुछ मंथन कर सकता है। आपको मालूम है महागठबंधन में नीतीश कुमार भी शामिल हो चुके हैं और नीतीश कुमार बीजेपी को हराना चाहते हैं, और हराने के लिए अगर कुछ रणनीतियां बदलनी पड़ी, उम्मीदवार बदलने पड़े, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इससे पीछा नहीं हटेंगे। और ऐसे में पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर एक और नया नाम आपको हो सकता है कि 24 के चुनाव में उम्मीदवारी देते दिखाई दे, और वो है जेडीयू की केसरिया से विधायक शालिनी मिश्रा। शालिनी मिश्रा केसरिया से अभी विधायक हैं, लेकिन उनके पिता कमला मिश्र मधुकर इस सीट से पहले 3 बार सांसद रह चुके हैं। सीपीआई के कद्दावर नेता हुआ करते थे और आसानी से इस सीट पर उन्होंने कई दफा चुनाव हारा जीता और कई बार हारे भी, लेकिन 3 बार सांसद रहे हैं। वामपंथी कैडर के हैं, सीपीआई से जीते थे, तो एक बार फिर से उनका जरूर यहाँ पर अपना एक रहा है लोकप्रियता। शालिनी मिश्रा उस लोकप्रियता को भुनाने की भी कोशिश कर सकती हैं, और साथ में भूमिहार समुदाय से आती हैं, तो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की अनुमान भी वो लगा सकती हैं, महागठबंधन उम्मीद भी लगा सकता है। इसके अलावा एक और नाम है जो चर्चा में है, और वो है पूर्व विधायक बबलू देव। बबलू देव आरजेडी से टिकट के तैयारी में लगे हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो कोशिश कर रहे थे कि उनको यहां से आरजेडी टिकट दे दे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला क्योंकि यह सीट रालोसपा के खाता में चली गई। उस दौरान जरूर इनको थोड़ी निराशा हुई थी, लेकिन एक बार फिर से बबलू देव तैयारी जरूर कर रहे हैं। हालांकि पिछला जो स्थानीय निकाय का एमएलसी चुनाव हुआ था उसमें भी राजद ने इनको उम्मीदवार बनाया था, महेश्वर सिंह से ये चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार लोकसभा को लेकर ये भी तैयारी कर रहे हैं। ये भी भूमिहार समुदाय से आते हैं। अब ये तो हो गई महागठबंधन की बात। ये 3 दावेदार हैं। देखना बड़ा दिलचस्प है कि चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन इन तीनों में से किस पर दांव खेलता है। अब एक और बात है बीजेपी की, या कहिए एनडीए से। तो एनडीए से सबसे बड़ा नाम तो राधा मोहन सिंह का ही है। भले ही राजपूत समुदाय से वो आते हों, लेकिन बावजूद जिस प्रकार की पकड़ उनकी इस सीट पर है, तो उनको यहाँ पर किसी और विरोधी के द्वारा शिकस्त देना इतना आसान नहीं होगा। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं, केंद्रीय नेतृत्व उस पर तैयार होता है, तो निश्चित तौर पर उनसे बेहतर उम्मीदवार बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उम्र भी 74-75 के आसपास की हो गई है, तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी के तरफ से कौन चुनाव लड़ सकता है? क्या बीजेपी किसी और को यह सीट देगी या खुद लड़ेगी? देखिए, एक बात तो है कि बीजेपी का ये जीता हुआ सीट है, बीजेपी इसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन अगर नहीं छोड़ती है और राधा मोहन सिंह भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो ऐसे में राधा मोहन सिंह के जगह पर कौन उम्मीदवार होगा? देखिए, एक नाम बहुत चर्चा में है और वो है सचिंदर प्रसाद सिंह। सचिंदर प्रसाद सिंह भी भूमिहार समुदाय से आते हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, केसरिया से विधायक रह चुके हैं और राधा मोहन सिंह के सबसे करीबी है। और कहा जाता है कि राधा मोहन सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सचिंदर सिंह ही यहां से आपको चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जाले विधायक जीवेश मिश्रा भी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उम्मीद कम है कि उनको यहाँ पर टिकट मिलेगा। फिर अगर ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जोर लगाए और जिस प्रकार से उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं माधव आनंद वो कोशिश कर रहे हैं, वो तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो भी एक यहाँ पर रणनीति बन सकती है एनडीए के तरफ से। हालांकि इसकी उम्मीद बेहद कम है और ये ज्यादा माना जा रहा है कि राधा मोहन सिंह इस सीट पर चुनाव लड़ते ही आपको नजर आ सकते हैं। अगर नहीं लड़े तो फिर सचिंदर सिंह की जो दावेदारी है वो इस सीट पर आपको ज्यादा प्रबल दिखाई देगी।
तो मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर जो समीकरण है वो फिलहाल अभी यही बन रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं इस बार जो लड़ाई है वो आपको भूमिहार बनाम भूमिहार भी देखने को मिल सकती है और भूमिहार बनाम राजपूत भी देखने को मिल सकती है। एक बात तो तय है कि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर महागठबंधन से इस बार भूमिहार ही कैंडिडेट बनने जा रहा है। अब चर्चा दूसरे तरफ की है, एनडीए की या कहिए बीजेपी की, कि बीजेपी के तरफ से किसे टिकट जाएगा, या तो राधा मोहन सिंह फिर तो भूमिहार बनाम राजपूत हो जाएगा, और अगर उनको नहीं किया तो फिर क्या सचिंदर सिंह को जाता है या फिर कोई और उम्मीदवार दिखाई देता है। लड़ाई इस बार पूर्वी चंपारण में आपको मजेदार देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अकेली है, दूसरी तरफ महागठबंधन में 7 दल हैं और इसके अलावा अभी मुकेश सहनी और चिराग पासवान का भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। चुनाव आते आते वो किस करवट लेते हैं, किसके साथ जाते हैं, ये भी आगे तय करेगा कि पूर्वी चंपारण, क्योंकि यहाँ पे सहनी भी अच्छी खासी तादाद में है, तो उनका वोट किसको जाता है। अति पिछड़ा में वो आते हैं, अति पिछड़ा का वोट अगर, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ पहले माना जाता था, अगर इंटैक्ट नीतीश कुमार के साथ आ गया तो मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए, लेकिन वो छिटकता है और सहनी समुदाय बीजेपी के साथ आता है, मुकेश सहनी बीजेपी के साथ आते हैं, तो फिर यहाँ पर एक बार फिर से आपको बीजेपी का कमल खिलता भी नजर आ सकता है। देखना होगा कि इस बार पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। बन रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।